अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क में तैयार पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पीर के रोज़ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल हो गया। एयरफोर्स स्टेशन पर मुनक़िदा एक तकरीब में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने LCH की रिवायती चाबियां वज़ीर दिफा के हवाले की, जो बाद में वज़ीर दिफा ने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ VR चौधरी को सौंप दी। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर प्रचंड फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल हो गया। इस मौके पर मुल्क के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। LCH को बहरी बेड़े में शामिल करने से कबल एक दुआ भी की गई। LCH को बेड़े में शामिल करने के बाद वज़ीर दिफा ने इसे प्रचंड का नाम दिया। अब से यह हेलीकॉप्टर प्रचंड के नाम से जाना जाएगा। प्रचंड को बेड़े में शामिल करने के बाद इसे वाटर कैनन के साथ रिवायती सलामी दी गई। इसे फ़िज़ाइया के 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया। अब तक फ़िज़ाइया गैर मुल्की जंगी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही थी। मरकज़ी काबीना ने मार्च में ही 15 LCH की खरीदारी को मंजूरी दी थी। इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। साथियों, LCH केवल रोटर्स, इंजन और ब्लेड्स के बल पर ही नहीं हुआ, बल्कि मैं सोचता हूँ ये देश के अनेक साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथडिस्ट और अन्य कर्मियों की तपस्या, धैर्य, समर्पण और देश प्रेम के बल पर उड़ रहा है। हमारी परंपरा में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ वस्तुओं के प्रति भावनात्मक लगाव को भी बड़ा स्थान दिया गया है। दृश्य वस्तुओं के प्रति हमारी अदृश्य भावनाओं की शक्ति को भी इस देश ने जाना है और सुना है। भारत में वेपन्स, इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स को भी आध्यात्मिकता के नजरिए से देखा गया है। परसों यानी विजयदशमी के दिन होने वाली शस्त्र पूजा के पीछे यही कारण विद्यमान है। LCH के डेवलपर्स में भी मैं तप, त्याग, समर्पण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता हूँ। जहाँ ये सब लोग होते हैं, विजय का आशीर्वाद भी वही होता है। इस संदर्भ में मुझे विजयदशमी से जुड़ी रामायण की एक घटना का स्मरण होता है, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। साथियों, राम रावण युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। उच्च कोट के रथ पर सवार अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचे रावण को देखकर विभीषण को बड़ी ग्लानि हुई, बहुत चिंता हुई। रावण रथी देख विभीषण अयव अधीरा, यानी विभीषण बड़े चिंतित हुए, क्योंकि राम के पास न ही उच्च कोट का कोई रथ था और न ही किसी प्रकार का कोई कवच। विभीषण के मन में सवाल उठता है कि राम इस तरह युद्ध में रावण का सामना कैसे कर सकेंगे, वे युद्ध कैसे जीत पाएंगे। इसी चिंता के साथ वो राम के पास जाते हैं। राम तो राम है। उन्होंने विभीषण की स्थिति समझते हुए मुस्कुराते हुए उनसे कहा, रावण के पास भले ही विशाल रथ और अस्त्र शस्त्र हैं, पर वे विजय वाले नहीं है। केवल भौतिक संसार ही किसी की विजय सुनिश्चित नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ और चाहिए होता है जो हमारे पास है, और इसलिए निश्चित ही जीत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता 2 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटका के मैसूर जिले में एक मंदिर और एक मस्जिद का दौरा किया। राहुल गांधी ने रियासत के अपने दौरे के तीसरे दिन पीर को चामुंडी पहाड़ियों पर वाक़ चामुंडेश्वरी मंदिर में गए। राहुल गांधी ने शहर में
सतुर मठ, मस्जिद आजम और सेंट फिलोमिना कैथेड्रल का भी दौरा किया। सतुर मठ में राहुल गांधी ने श्री शिवरात्रि देश कुंदेश्वर स्वामी से मुलाकात की, जो एक मुमताज लिंगायत पैरोकार थे। राहुल गांधी का यह सफर कर्नाटका के कुछ हिस्सों में 21 दिन तक चलेगा और 511 किलोमीटर का फासला तय करेगा। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। हालांकि वो ज्यादा वक्त तक साथ नहीं चलेंगी। मंगल यानी 4 अक्टूबर और चाशुमा यानी 5 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा दशहरा के सबब रुकी रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने पीर को भारत जोड़ो यात्रा ऐप लॉन्च किया। जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें यात्रा की लाइव लोकेशन देखी जा सकती है। साथ ही इसको डाउनलोड कर अपना नंबर डालकर यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी भी हासिल की जा सकती है। इस ऐप के जरिए आम शहरी डिजिटल भारत जोड़ो यात्री भी बन सकेंगे, जिसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी में 1 साल पहले मारे गए किसानों की बरसी मनाते हुए मरकजी हुकूमत पर हमला किया और कहा कि किसानों के कत्ल में मुलजिम अब भी हुकूमती काबीना में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने संयुक्त किसान मोर्चा के मुतालबात को अपनी हिमायत दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का 26वां दिन है और लखीमपुर खीरी कत्ल मामले की पहली बरसी है। 1 साल पहले कई किसान मारे गए थे। मोदी हुकूमत के वजीर के बेटे इसमें शामिल हैं। आज भी वो शख्स काबीना के रुकन हैं। इससे और काबिल एतराज बात नहीं हो सकती। जो किसान सियाह कवानीन के खिलाफ तहरीक चला रहे थे, उन्हें जानबूझकर मारा गया और मुलजिम एक कैबिनेट मिनिस्टर है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी 6 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। मंड्या जिले में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगी पर शामिल ज़रूर होंगी। और कल 4 तारीख और 5 तारीख दोनों दिन आराम का दिन है, विश्राम का दिन है, क्योंकि दशहरा है। और हम मैसूर ज़िले में हैं जहां दशहरा सबसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दशहरा का गढ़ है, माना जाता है। तो 4 तारीख और 5 तारीख को
भारत जोड़ो यात्रा के लिए आराम का दिन होगा। 6 तारीख सुबह हम वापस शुरू करेंगे और करीब 8:30 बजे कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए सीनियर कायदी मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा एमपी शशि थरूर के बीच मुकाबला होना है। खड़गे ने इलेक्शन कैंपेन शुरू करते हुए इतवार के रोज मीडिया से कहा था कि उन्होंने थरूर से कहा था कि इस ओहदे के लिए सबकी सहमति वाला उम्मीदवार होता तो बेहतर होता, लेकिन थरूर ने उनकी बात नहीं मानी। खड़गे ने कहा कि मेरे नॉमिनेशन के बाद थरूर के फोन कॉल पर मैंने उनसे ये बात कही थी। जवाब में थरूर ने कहा कि जमहूरियत में मुकाबला होना चाहिए, अगर किसी ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है तो उसे कैसे रोक सकते हैं। थरूर मेरे छोटे भाई हैं, यह खानदान का मसला है, अब कोई G23 खैमान नहीं रह गया। वहीं सदारती ओहदे के लिए इलेक्शन में नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। इलेक्शन 17 अक्टूबर को कराया जाएगा। वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी और नतीजे उसी दिन डिक्लेयर किए जाएंगे। खड़गे ने कहा कि सदर बनने पर वो गांधी खानदान और सीनियर कायदी से राय मशवरा करेंगे। वहीं इलेक्शन को धोखा बताने वाले और असली कंट्रोल गांधी खानदान के पास ही रहने के बीजेपी के इल्जाम पर उन्होंने पूछा कि बीजेपी में कभी इलेक्शन हुए हैं क्या, जेपी नड्डा को किसने चुना था। वहीं शशि थरूर ने कहा कि उम्मीदवारों के बीच एक आम बहस होनी चाहिए, लोग ऐसी बहस देखना चाहते हैं और इसके लिए तैयार भी हैं। इससे लोगों की उसी तरह से पार्टी में दिलचस्पी पैदा होगी, जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत में ओहदे को लेकर इलेक्शन हुए थे। कांग्रेस पार्टी के अरकान के दिलों में नेहरू गांधी खानदान की हमेशा खास जगह रही है और रहेगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज कहा कि राजस्थान की दारुल-हुकूमत जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाली इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 से रियासत में सरमायाकारी का माहौल बनेगा और रोजगार में इजाफा होगा, जिससे रियासत को फायदा होगा। अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जयपुर के सीतापुरा में JECC की मुनक़िद होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस का थीम रियासत में सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा करना है। इस कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक के इन्वेस्टर शिरकत करने की तवक्को है। टूरिज्म 9.3% और केमिकल पेट्रोकेमिकल पे 5.5%, बाकी मिसलेनियस। ये संख्या की दृष्टि से ये बैकअप रखा हम लोगों ने, जिसकी संभावना बनी रहेगी। इन्वेस्टमेंट जो होगा उसमें मेजर सेक्टर में ऊर्जा जो है एनर्जी 57% है, केमिकल पेट्रोकेमिकल में 18.2%, टेक्सटाइल में 9.5%, पेट्रोलियम गैस के अंदर 5.9%, सीमेंट में 4.6% और टेक्सटाइल में 3.4%। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और बाकी जो हमने जो पॉलिसी बनाई है उसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आपको मालूम है 2019 से शुरू की हुई है, रिप्स कहते हैं। ये राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस एक्ट 2019 सेगा बनते जो बनाया हम लोगों ने उसको, और 10 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश प्रस्ताव जो हैं उनको वन स्टॉप शॉप का इम्प्लीमेंटेशन। और नंबर 3 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी मैंने आपको बताया था कि 9% इंटरेस्ट लगता है, उसमें 8% सरकार देगी। उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट की नीति अलग बनाई है और MSME की नीति भी अभी हमें हाल ही में उसको डिक्लेयर किया है। वो डिटेल में मुझे बताया जा सकता है 3 साल तक इलेक्शन नहीं होगा, सिक्योरिटी मुक्त रहेगी MSME नीति के अंतर्गत, उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी जो हैंडीक्राफ्ट नीति लागू की गई है अभी हाल ही के अंदर, में टेक्सटाइल है, मेटल वुड है, कारपेट, दरी, नब्दा, केरेमिक, क्ले आर्ट, लेदर आर्ट, ज्वेलरी आदि 10 करोड़ को इसका लाभ मिलेगा। और इसका उद्देश्य है 5 वर्षों में कम से कम इस तरह 50,000 नए रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। इस नीति में आज कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट पब्लिश किया। इसमें साथ एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में एक 17 साल की लड़की
बिना कपड़ों के खेत में मिली उसकी लाश मिली। पुलिस पहुंची और लाश को आनन फानन में लेकर भागने लगी। बधा खानदान पीछे दौड़ रहा है। खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में यूपी नंबर 1 है, लेकिन कोई जंगल राज नहीं कहेगा। इस वीडियो के ट्वीट करने के बाद औरैया पुलिस ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया। उसमें लिखा गया था कि थाना दिबियापुर के तहत एक लड़की की लाश मिलने पर कुछ अखबारों में काफ़ी सेंसिटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस की जानिब से लाश को खींचने तथा लेकर भागने जैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसकी औरैया पुलिस की जानिब से मजम्मत की जाती है। इस सिलसिले में मकामी एसपी चारू निगम ने एक बाइट दी थी, जिसे उस बाइट को बाकायदा पोस्ट किया गया है। थाना दिव्यापुर क्षेत्र के संबंध में एक वीडियो चैनल के माध्यम से तथा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रकाशित कर गलत सूचना चलाई जा रही है कि परिवारीजन शव को ले जाने से मना कर रहे थे और पुलिस के द्वारा जबरन शव को ले जाया गया। इस संबंध में क्लैरिफाई करना है, स्पष्ट करना है कि जो घटना स्थल है वो खेत के बीचों बीच है, जहां तक कोई भी गाड़ी वाहन नहीं पहुंच सकता है। कम से कम 50 से 80 मीटर के बीच में चलकर ही किसी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा सकता था। तो हम सभी लोग वैसे गए थे। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना था। परिवारीजनों को साक्ष्य संकलन की पूरी कार्रवाई से अवगत कराया गया, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से अवगत कराया गया, पोस्टमार्टम पैनल से किया जाएगा और वीडियोग्राफ किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की संशय किसी को न रह जाए। ये सभी चीज समझाकर नियमानुसार बॉडी को कवर में सील करके और स्ट्रेचर के माध्यम से खेत से एम्बुलेंस तक ले जाया गया। जिस वीडियो को गलत तरीके से प्रकाशित किया जा रहा है, इस संबंध में इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से जो भी ये गलत सूचना चला रहे हैं उन्हें सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की। पंजाब की भगवंत मान हुकूमत ने असेंबली में मुत्तफिका तौर पर एतमाद का वोट हासिल कर लिया। पीर को पंजाब असेंबली में वोटिंग के बाद स्पीकर कुलतार सिंह ने कहा कि जुमला 93 एमएलएज ने एतमाद के वोट के हक में वोट दिया। एक भी एमएलए ने इसकी मुखालिफत नहीं की। ऐसी सूरत हाल में ऐवान एतमाद का वोट मुत्तफिका तौर पर पास करता है। आम आदमी पार्टी के पंजाब में 92 एमएलए हैं, उनमें से स्पीकर कुलतार सिंह सिंधवा के वोटों की गिनती नहीं की गई है। यानी ऐवान में आम आदमी पार्टी के एमएलए की तादाद कर 91 हो गई, जबकि स्पीकर ने कहा कि तजवीज़ के हक में 93 वोट डाले गए। हुकूमत के हक में 2 इजाफी वोट कहां से आए? माहिरीन के मुताबिक अकाली दल बीएसपी इत्तेहाद के एमएलए ऐवान में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एतमाद के वोट के खिलाफ वोट नहीं दिया, इसलिए तकनीकी तौर पर उनके वोटों को एतमाद के वोट के हक में शुमार किया गया। इस वजह से एतमाद के वोट के हक में 91 के बजाय 93 वोटों की गिनती की गई। बीजेपी एमएलए पीर की सुबह से ऐवान में नहीं आए, जबकि कांग्रेस अराकीन ने वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਟਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ 92 ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 18 ਆਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬ ਮਾਨਯ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में वाक़ गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी कैंपस में 1330 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। इज्तिमा से खिताब करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज इफ्तिताह किए गए प्रोजेक्टों से आवाम को फ़ायदा होगा। किसानों के दरमियान कुदरती तौर पर की जाने वाली खेती बाड़ी के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिशों के लिए सदर जमहूरिया ने गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कहा कि ज़राअत के फ़रोग़ के शोबे में गुजरात के किसानों ने कई कामयाब तजुर्बे किए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी ज़राई पैदावार में गुजरात का हिस्सा 20% है। आज इसके अलावा सदर जमहूरिया ने साबरमती आश्रम का भी दौरा किया। देशवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बहुत लंबे समय तक राज्य की भौगोलिक स्थिति, खासतर से उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र तथा कुछ के हिस्सा में भी पानी की कमी थी। लोगों की भारी समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वो स्थिति बिल्कुल खत्म हो गया है। आज सरदार सरोवर परियोजना के तहत 63,000 किलोमीटर्स के विशाल नहर नेटवर्क से सिंचाई के लिए पानी गुजरात के निवासियों को उपलब्ध कराई जा रहा है। इससे हजारों किसान भाई बहन सहित लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि गुजरात ने एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के 100% लक्ष्यों का हासिल कर लिया गया है। नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार गुजरात पिछले 3 वर्षों में जल प्रबंधन में देश में प्रथम स्थान। कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर महात्मा गांधी जैसी मूर्ति महिषासुर की जगह पर बनाए जाने से तनाज़ा खड़ा हो गया। जैसे ही तनाज़ा बढ़ा, ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने कहा कि ये मुमासिलत महज इत्तेफाक है। दरअसल ये पूरा मामला साउथ वेस्ट कोलकाता में रूबी क्रॉसिंग के करीब का है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूजा के मुंतज़मीन की तरफ से इस पंडाल में देवी माता की एक अजीम शान मूर्ति नस्ब की गई थी, जिसमें चश्मा पहने हुए एक बुजुर्ग जिसके सर पर बाल नहीं है, उनको आसुर की जगह दिखाया गया और ये बुजुर्ग तस्वीर में गांधी जी लग रहे हैं। ताहम अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूजा के मुंतज़मीन ने शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की हिदायत के मुताबिक गांधी जी की शक्ल में नजर आने वाली मूर्ति की शक्ल बदल दी है। इस तनाज़े पर हिंदू महासभा की मगरबी बंगाल रियासती इकाई के वर्किंग प्रेसिडेंट चंद्रचूड़ गोस्वामी ने बताया कि सर पर बाल ना होने और ऐनक पहनने वाला शख्स जरूरी नहीं कि गांधी ही हो। आसुर के हाथों में ढाल है, गांधी जी ने कभी ढाल नहीं रखी। ये इत्तेफाक है कि आसुर जिसको माँ दुर्गा मार रही है गांधी जैसा नजर आता है। इंतखाबी कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीर के रोज 6 रियासतों की 7 खाली असेंबली सीटों पर नवंबर में ज़मीनी इंतखाब कराने का ऐलान कर दिया। कमीशन ने कहा कि वोटिंग 3 नवंबर को होगी और 6 नवंबर को वोट शुमारी की जाएगी। ज़मीनी इंतखाब महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, बिहार के मुकामा और गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगुडू, उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ और उड़ीसा के धामनगर में होंगे। ज़मीनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जुमे को जारी किया जाएगा और नामजदगी का यानी पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर को होगी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से चीन जाने वाले एक मुसाफिर बरदार तैयारे ने हिंदुस्तानी फिजाई हुदूद से गुजरने के दौरान बम की इत्तला मिलने पर हिंदुस्तानी फिजाइया का लड़ाका तैयारा हरकत में आ गए और उसका पीछा किया। हिंदुस्तानी फिजाइया से बाहर जाने तक उस पर कड़ी नजर रखी गई। मुसाफिर बरदार तैयारे में बम नस्ब होने की इत्तला मिलने पर ईरानी एयरलाइंस ने दिल्ली में एयर कंट्रोल रूम से दिल्ली में हंगामी लैंडिंग यानी इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की। दिल्ली एटीए ने तैयारे की लैंडिंग की तैयारियां की, लेकिन तैयारे को उतरने नहीं दिया गया। फिजाइया के जराये ने बताया कि तैयारे में बम नस्ब होने की इत्तला मिलते ही उसे घेरे में लेने के लिए सुखोई फाइटर जेट्स को उड़ाया गया। सुखोई जेट ने महफूज फासले से तैयारे का पीछा किया। ईरानी मुसाफिर तैयारे को जयपुर या दिल्ली में उतरने का मशवरा दिया गया था। ताहम इस दौरान ईरानी एयरलाइंस ने
तैयारे में बम की इतला वापस ले ली। इसके बाद पायलट ने कहा कि वो तैयारे को चीन में वाक़ उसकी मंजिल पर ले जा रहे हैं। फिजाइया का कहना है कि सूरत हाल के पेश नज़र उसने तयशुदा तरीक़ेकार और कवायद की बुनियाद पर शहरी हवाबाजी की वजारत के साथ मिलकर तमाम ज़रूरी इक़दाम किए। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव की तबीयत मुस्तहकम बनी हुई है। पीर की दोपहर को मेदांता अस्पताल ने पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि वो CCU यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। उनकी बीमारी, ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई। मुलायम सिंह यादव की सेहत का हाल जानने के लिए मेदांता आए वर्कर्स से धर्मेंद्र यादव मिले। उन्होंने वर्कर्स से कहा कि नेताजी की सेहत में सुधार हो रहा है, दुआओं की जरूरत है। मूसेवाला मर्डर की साजिश में शामिल दीपक टीनू नेपाल भाग सकता है। इसका पता चलते ही पंजाब पुलिस ने उसका लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। सीएम भगवंत मान ने असेंबली सेशन में भी इस बारे में जानकारी दी। वहीं उसे भगाने के इल्जाम में गिरफ्तार CIA के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह को मानसा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर उसे पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। उसे अब फरारी की सारी कहानी उगलवाई जाएगी। गैंगस्टर के फरार होने की वजह से मानसा पुलिस के साथ इसमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को भी जांच में शामिल किया गया है। हैरानी की बात यह है कि जब गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह को मेडिकल के लिए लाया गया तो उसके हाथ में हथकड़ी नहीं लगी थी। इससे पहले पुलिस किसी भी मुलजिम को अस्पताल के अंदर लाकर डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हथकड़ी खोलती थी। वहीं इस दौरान इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कान भी नजर आई। साथ इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस को जलील करने के बावजूद सब इंस्पेक्टर को कोई शर्मिंदगी नहीं है। पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला हुआ है, जिससे उन्हें संगीन चोटें आई हैं। मोहाली के एक रेस्टोरेंट में मामूली झगड़े के बाद अल्फाज पर यह हमला किया गया। इन्हें संगीन हालत में उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया। अल्फाज पर हमले की इत्तला सिंगर हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर शेयर करके दी है। मोहाली पुलिस ने बताया कि एक ढाबे के पास उनकी गाड़ी में टक्कर मारी गई। मुलजिम को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अल्फाज अभी खतरे से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। इत्तलात के मुताबिक दुर्गा पूजा के पंडाल में जबरदस्त आग लगने से 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि इस हादसे में 64 अफराद झुलस गए। शदीद झुलसने वाले 42 लोगों को वाराणसी में दाखिल कराया गया। झुलसने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही मरने वालों में 12 और 10 साल के 2 लड़के और 45 साल की एक खातून शामिल हैं। दिल्ली में 2 नौजवानों ने 6 साल के मासूम का गला काटकर उसका कत्ल कर दिया। ये वाकया लोधी कॉलोनी एरिया में CRPF हेडक्वार्टर्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर हफ्ते की रात को पेश आया था। मुलजिमी ने कत्ल करने से पहले गांजा पिया था। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को सपने, शिव और बलि की कहानी सुनाई। पुलिस ने जिन 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया उनके नाम विजय और अमन है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट कटर का काम करते हैं। जिस बच्चे का कत्ल किया गया उसका नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र के वालिद अशोक भी मजदूर हैं। वो यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर सभी लोग काम करते हैं वहां रात को भजन चल रहे थे। खवातीन और अशोक भी इसमें शामिल थे। मुलजिम विजय गांजा पीने के बाद वहां पहुंचा। उसने शिवा की पूजा के लिए धूप मांगी, लेकिन खातून ने धूप देने से मना कर दिया। इसके बाद वो अपनी झुग्गी में लौट आया। विजय ने पुलिस से कहा कि हम लोगों ने शिव का प्रसाद खाया था। इसके बाद उसे सपने में आए भगवान शिव बच्चे की बलि मांग रहे थे। रात करीब 10:30 बजे 6 साल का धर्मेंद्र अकेला दिखा। विजय और अमन को बच्चा जानता था। इसी का फायदा उठाकर मुलजिम उसे अपनी झुग्गी में ले गए। सब्जी काटने वाले चाकुओं से बच्चे का गला काट दिया और उसका कत्ल कर दिया। तमिलनाडु के त्रिची से एक कपड़ा शोरूम के बाहर ब्लास्ट का वीडियो सामने आया। त्रिची कोट्टाई वासल के फोर्ट इलाके में एक बाजार में हीलियम गैस के टैंक में ब्लास्ट हुआ। इस वाकये में एक शख्स की मौत हो गई, 4 जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा बैलून में गैस भरने के दौरान हुआ था। मरने वालों की पहचान 35 साल के रवि के तौर पर हुई है। पुलिस ने बैलून बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया है।
अफगानिस्तान के काबुल में एक बार फिर खुदकश बम धमाके की खबरें मौसूल हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में एक क्लासरूम में खुदकश बम धमाके के सबब 46 बच्चियों और औरतों समेत 53 अफराद हलाक हो गए। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।